बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑसिलेटरी मोशन और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को स्टडी की थी, जिसकी बेस पर आज हम इंशाल्लाह इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे आज के लेक्चर का जो पोर्शन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, और दूसरा हम एक प्रूफ है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर मैंने एक स्केच बनाया हुआ है। पहले हम उसको लर्न करते कि थोड़ा हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के ओरिजिन के बारे में पता चल जाए, तो फिर इंशाल्लाह ये आसान है। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा है मोशन से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मोशन हम जानते हैं कि जब भी आपके पास कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे तो बॉडी हमारे पास मोशन में आ जाता है। जिस तरह सपोज हम डिफाइन करते हैं कि द कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, या इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और सराउंडिंग इन द बॉडी सेड टू बी इन मोशन। अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और वो अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी हमारे पास मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं करता तो आपके पास रेस्ट में है। मैंने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है मोशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को मैं कहता हूँ पीरियोडिक मोशन, और दूसरे को मैं कहता हूँ नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, नॉन पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक वो मोशन है जो कि अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। द मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है सिंपल पेंडुलम है आपके पास, मास स्प्रिंग सिस्टम है आपके पास, मोशन ऑफ अर्थ है आपके पास, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस है आपके पास, मून का जो आपके पास मोशन है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये सारे आपके पास पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। इन सिंपल वो मोशन जो कि सिंपल अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम बाद रिपीट करता है, दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। दूसरा आपके पास है नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक वो मोशन होता है जो कि अपने आप को रिपीट नहीं करता, द मोशन व्हिच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोशन डू नॉट रिपीट इटसेल्फ। आपके पास जितनी भी रेक्टिलिनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सपोज मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपके पास है m। अगर मैं कुछ फोर्सेस पर अप्लाई करूँ इन दिस डायरेक्शन तो ये बॉडी, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब सपोज ये आपके पास ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर आ गई। अब आपने फोर्स अप्लाई किया, इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब बी से ए तक दोबारा ये खुद ब खुद नहीं आ सकता, तो लिहाजा आपके पास नॉन पीरियोडिक मोशन है। सो रेक्टिलिनियर मोशंस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कहने का मतलब ये है कि नॉन पीरियोडिक वो मोशन होता है जो कि अपने आप को रिपीट नहीं करता। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो पीरियोडिक मोशन है इसको मैंने फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को मैं कहता हूँ ऑसिलेटरी मोशन, दूसरे को हम कहते हैं सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन लास्ट क्लास में हमने इस पर डिटेल से बात की है कि वो मोशन टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन और अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। वो मोशन जो कि अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, उस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर मैंने लिखा है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ एंड सो ऑन, लास्ट लेक्चर में आपने देखा है। सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन क्या होते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी वो मोशन होता है, सपोज इस तरह आपके पास ये क्लॉक है, तो क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होते हैं, और वो हैंड जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड क्या करता है, मोशन परफॉर्म करता है। आपके पास कार की जो व्हील होती है तो वो व्हील एक्सल के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है, दिस इज रोटेटरी मोशन। या सपोज आपके पास फैन है कोई, तो फैन की जो ब्लेड्स होती है तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड मूव करता है, दिस मोशन आर एक्चुअली कॉल्ड रोटेटरी मोशन। सिमिलरली सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी आपके पास किसी सर्कल में मूव करता है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। नाउ दिस oscillatory motion is further divided into two categories. The one is simple harmonic motion, simply हम इसको कहते हैं SHM, और दूसरा आपके पास है कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है सिंपल पेंडुलम है या मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसको मैं इधर डिटेल से एक्सप्लेन करवाता हूँ। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन है बेटा, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन आपके पास ऑसिलेशन दो किस्म के, एक एसएचएम है, दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन है। कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन हम कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई बॉडी लार्ज एंगल ऑसिलेशन करे तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल पेंडुलम उठाता हूँ, ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अगर ये आपके पास सिंपली ये इन स्मॉल एंगल ऑसिलेशन करे लाइक दिस, मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करूँ,
छोड़ दूं तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर, दिस एक्चुअली एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर यही बॉडी आपके पास लार्ज एंगल ऑसिलेशन करे, सो ये आपके पास अभी एसएचएम नहीं, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन है। कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन बेटा एग्जांपल मैंने लिखा है, अर्थक्वेक लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है तो डिटेल में हम इस पर नहीं जाएंगे। ये बीएस के लेवल पर ऑसिलेशन का एक कोर्स है, सब्जेक्ट है, वहां पर पढ़ाया जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब थोड़ा बैकग्राउंड बन गया तो हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है हमारे पास? द स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इन व्हिच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है आपके पास जिसमें आपके पास किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और आइदर केसेस में आपके पास जो है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होगी। बुक में जो है एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया है, वही मैं इधर बनाता हूं आपके सामने। देखो हमारे पास एक बाउल है, ये मेरे पास एक बाउल है, ये मेरे पास एक बाउल है, और इस पर हम सेंटर में एक मास रखते हैं। अगर मैं इस मास को यहां से डिस्प्लेस करूं, ये उसका मीन पोजीशन है आपके पास, एमपी मीन पोजीशन एंड ईपी मीन एक्सट्रीम पोजीशन। मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मीन पोजीशन से मैंने इसको डिस्प्लेस किया एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। अब अगर मैं यहां से इसको रिलीज करूं तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगा। मीन पोजीशन पर बेटा ये आपके पास स्टॉप नहीं होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर ज्यादा होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो ये दोबारा इस दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आ जाएगा। बेटा जब ये आपके पास मीन पोजीशन पर होता है तो इसका वेट जो होता है वो डाउनवर्ड की सूरत में होता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होता है। लेकिन नॉर्मल फोर्स अपवर्ड की तरफ होता है, एफ स्मॉल एन में लिखता हूं नॉर्मल फोर्स। ये दूसरे कोएफिशिएंट को कैंसिल करके आपके पास ये जो बॉडी है वो रेस्ट ही में रहती है। लेकिन जब हम इसको डिस्प्लेस करते फ्रॉम दिस मीन पोजीशन टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन, तो वेट तो हमने 9th में भी पढ़ा है कि आपके पास हमेशा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ होती है, और इस केस में आपके पास नॉर्मल फोर्स जो है उसका डायरेक्शन आपके पास है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इन दिस केस ये दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, लिहाजा जब हम इस बॉडी को डिस्प्लेस करें फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये जो वर्क होता है हम एक्चुअली वर्क करेंगे, ये बॉडी यहां से यहां तक खुद ब खुद नहीं जा सकती, तो ये जो फोर्स है इसके अंदर आपके पास ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स जमा हो जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कि द फोर्स व्हिच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ले आता है, दिस फोर्स को हम एक्चुअली कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये बॉडी जो है दोबारा अपने मेन पोजीशन की तरफ आ जाएगा, मेन पर ये स्टॉप नहीं होगा, टुवर्ड अदर एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा। इन दिस वे द बॉडी परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा आपके पास ऑसिलेटरी मोशन ही है, ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस है आपके पास जिसमें एक्सेलरेशन जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना आप डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा करेंगे उतना ही उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। डिस्प्लेसमेंट आप कम कवर करते तो उसी के अंदर जो सेपल पेंडुलम है आपके पास, बाउल है या मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। मैं इसी सेपल पेंडुलम का सहारा लेता हूं, ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, मेन पोजीशन पर है आपके पास। अच्छा मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस, कम डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो मेरे पास क्या होगा, कम। अगर मैं इसको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तक ले जो मेन डिस्प्लेस करूं फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो इस केस में इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी आपके पास क्या होगा, ज्यादा। मीन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन भी कम। ये एक बात याद रखिए कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होगी। सपोज आप कोई बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और मैथमेटिकली हम इसको लेते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएं तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कम करें तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास कम होगा। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन किस चीज को शो करता है, सो दिस नेगेटिव साइन एक्चुअली शोज दैट द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। अगर आपके पास ये बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन पर है या इस एक्सट्रीम पोजीशन पर है, दोनों केसेस में आपके पास एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड द मेन पोजीशन या टुवर्ड द सेंटर होगी। तो ये नेगेटिव साइन आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है कि दोनों केसेस में आपके पास जो बॉडी की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड द मेन पोजीशन होगी। ओके
मास स्प्रिंग सिस्टम है। सिंपल पेंडुलम को क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि शो दैट मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो किस तरह, इधर है आपके पास मैंने लिखा है कि मास स्प्रिंग सिस्टम, consider a body of mass m is attached to an elastic spring and is at mid position। हमने एक मास स्प्रिंग सिस्टम लिया हुआ है, स्प्रिंग को मैंने फिक्स सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है और इसके साथ मैंने एक मास को अटैच किया है और ये किस पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है आपके पास। अब हम क्या करते हैं, if we displace the mass from its mean position to extreme position then it covers some displacement। अगर हम इस तरह कर दे कि ये जो मास है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूं, फोर्स इस पर अप्लाई करूं और अपनी मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करूं टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन। ये इसका है एक्सट्रीम पोजीशन, ईपी मीन एक्सट्रीम पोजीशन, एमपी मीन पोजीशन। शॉर्टली मैं इस तरह लिखता हूं, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें, उसको डिस्प्लेस करें, तो फिर आपके पास ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा x। मैंने इसको डिनोट किया, डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट करते हैं। अच्छा, if we displace this mass from its mean position to extreme position then it covers some displacement in the direction of force। okay, next है on releasing the body comes back toward mean position due to restoring force। अगर बेटा यहां से हम इसको रिलीज करें, छोड़ दें इस बॉडी को, तो ये तो उस तरफ नहीं जाएगा, दोबारा किस तरफ जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन ही की तरफ आएगा। यहाँ पर एक पॉइंट माइंड में रखें कि मास खुद ब खुद उस तरफ नहीं जाता, हमने इस पर फोर्स अप्लाई करना है। उस अप्लाइड फोर्स को हम F स्मॉल a से लिखते हैं, F ए मीन अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स की वजह से इस बॉडी में जो आप वर्क कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएंगी। तो ये इसको मैं कहता हूं FR रिस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या होगा, दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन on the way the velocity of the body increases due to which it does not stop at mean position and move toward the other extreme position। यहाँ पर जैसे आप इसको रिलीज करें तो इस तरह नहीं कि बस आपने रिलीज किया इधर ये स्टॉप हो जाएगा, नेवर। इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी मीन पोजीशन पर, तो ये यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी बल्कि एक दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन यानी इस साइड पर आपके पास ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएंगी। ये प्रोसेस आपके पास इसके अंदर दोबारा रेस्टोरिंग फोर्स जमा हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है और फिर आपके पास ये बॉडी जो है मेन पोजीशन की तरफ आई और मेन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। आपके पास ये बॉडी जो है इस मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी और इस एक्सट्रीम पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी एंड इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अच्छा, कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए करते हैं, 2-3 स्टेप में आसान है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ आपको रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दें, किसी बॉडी को अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस करें, तो उसी के अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स जमा होती है वो भी आपके पास ज्यादा होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट कम कवर किया है, कम आपने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जमा होगा वो भी आपके पास क्या होगा, कम। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए बेटा हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो मैंने कहा कि इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, इसको खत्म करने के लिए मैं कांस्टेंट लगा, तो इस केस में आपके पास जो कांस्टेंट है तो आपके पास k है। सो fr इज इक्वल टू -kx, गिव दिस नेम इक्वेशन नंबर 1। ये k मैंने यहां पर लेके इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो है एक्चुअली आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। हर एक स्प्रिंग के लिए आपके पास k की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होता है, बास की स्टिफनेस ज्यादा होती है, बास की स्टिफनेस कम। हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स में एक चैप्टर है, इसको हम कहते हैं फिजिक्स ऑफ सॉलिड। तो फिजिक्स ऑफ सॉलिड में इंशाल्लाह हम डिटेल से इसको स्टडी करेंगे कि आपके पास स्टिफनेस क्या होती है, आपके पास हार्डनेस क्या होती है, आपके पास ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डक्टाइल क्या होते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर आप इतना याद करें कि k जो है आपके पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये आपको यहाँ पर हम एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम गिव दिस नेम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma। फोर्स जो है आपके पास मास और एक्सेलरेशन के बराबर है। दोनों को बेटा आप आपस में कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड दोनों के बराबर है तो राइट साइड भी आपके पास बराबर होंगे डेफिनेटली। तो मैंने तो कि ma is equal to -x, हमने तो a को मालूम करना है क्योंकि बेसिक इक्वेशन आपके पास a is directly proportional to -x है। तो दोनों साइड पर आप m को डिवाइड करें, ये m इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये टर्म कैंसिल नहीं हो सकती, तो यहाँ पर a आ जाएगा और यहाँ पर इज इक्वल टू -k/m * x।
यहाँ पर मैंने कि एज के एंड एम आर कांस्टेंट, के और एम दोनों आपके पास इस इक्वेशन में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम खत्म करेंगे तो दोबारा प्रोपोर्शनलिटी साइन इंसर्ट करेंगे। तो मैंने इन दोनों को कांस्टेंट एज्यूम करके बाहर कर दिया है, a is directly proportional to -x। ये हमारे पास कंडीशन है किसी भी बॉडी के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। कांस्टेंट के और एम क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो स्प्रिंग है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी स्टिफनेस की वैल्यू कांस्टेंट है, और दूसरा जो मास है हमारे पास इसकी स्टिफनेस की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। लिहाजा ये चेंज तो नहीं होता हमारे पास इस इक्वेशन में। मैं इसको रिप्लेस करता हूँ विद प्रोपोर्शनलिटी साइन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मास स्प्रिंग सिस्टम के पास कौन सा मोशन परफॉर्म करती है, सो दिस एक्चुअली परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट एक पॉइंट माइंड में रखिए, ये इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं, हार्मोनिक का मतलब क्या है। तो देखो हार्मोनिक आपके पास हारमोनिया से निकला है, हारमोनियम जिसको कहते हैं। अगर आप हारमोनियम को जरा उस पर कंसंट्रेट करें तो हारमोनियम जो है हमारे पास उसमें 7 सुर होते हैं, 7 किस्म के साउंड्स होते हैं। तो वो अपने आप को अपने साउंड को क्या करता है, रिपीट करता है। अगर आप उसको प्ले करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक आप पहुंचे तो दोबारा अपने साउंड को क्या करता है, रिपीट बैक करता है। तो ये जो है हम असल में हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक का वर्ड यहाँ पर इससे इंसर्ट करते हैं क्योंकि ये भी अपने आप को क्या करते हैं, अपने मोशन को रिपीट करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन।